हे गाइस, दिस इज शुभम पांडे। वेलकम टू एग्ज़ाम शिक्षा। आज हम बात करने वाले हैं अखंड भारत के बारे में। दिस इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज और आज आप देख रहे हैं अनडिवाइडेड इंडिया। तो हमारा प्यारा भारत जो है उसका जब अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया था तब भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार था। ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से था। तो इसके बाद क्या हुआ, जब भारत का पहला जो विभाजन हुआ वो डूरंड रेखा के द्वारा हुआ। अब ये डूरंड रेखा जो है कहाँ से कहाँ खींची गई थी, क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने देखा कि भारत का जो है, भारत में क्या है, अंग्रेज़ व्यापार करने आए थे। उनका उद्देश्य यही था कि जो उपयोगी स्थान है हमें उसी पर कब्जा करना है। तो पहला विभाजन इनने क्या किया, अफ़गानिस्तान को भारत से अलग कर दिया। उस वक्त ये जो डूरंड रेखा है ये अफ़गानिस्तान, ये जो डूरंड रेखा है ना, ये अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में खींची गई थी। और वर्तमान में ये रेखा कहाँ है, वर्तमान में ये रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। तो 1893 में पहला जो भारत का भाग हुआ वो डूरंड रेखा के द्वारा हुआ, अफ़गानिस्तान और भारत के मध्य। दूसरी जो रेखा है वो म्यांमार को भारत से अलग करती है। तो दूसरा जो भाग हुआ वो म्यांमार को अलग कर दिया गया 1935 में भारत से। उसके बाद 1947 में अब क्या हुआ कि जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी तो वहाँ पर अलग देश की मांग हो रही थी। अब मुस्लिम आबादी दो जगह पर थी ज़्यादा, एक तो यहाँ पाकिस्तान में और एक यहाँ पर थी। तो यहाँ पर एक लाइन खींच दी गई, किसके द्वारा खींची गई, सीरियल रेडक्लिफ एक व्यक्ति का नाम है, उनके द्वारा खींची गई थी ये लाइन। तो यहाँ से क्या हुआ, ये पाकिस्तान जो है अलग हो गया। अब पाकिस्तान तो ये अलग हो गया, लेकिन यहाँ पर भी बांग्लादेश में भी, वर्तमान बांग्लादेश में भी मुस्लिम क्षेत्र ज़्यादा था। तो यहाँ पर भी मांग उठ रही थी। तो यहाँ से भी विभाजन हुआ भारत का और ये पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया। तो ये बन गया पूर्वी पाकिस्तान और ये इधर पर बनाया गया हमारा पाकिस्तान। तो अभी जो रिमेन बचता है ये भारत का नक्शा है, वर्तमान में भी यही है। तो 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। अब क्या हुआ, जो बचा हुआ भारत का क्षेत्र था उसको एक करना था, उसका एकीकरण करना था। तो इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई, इसकी जिम्मेदारी दी गई थी सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन को। इन तीनों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको भारत को जो अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है इसको इकट्ठा करना है, मिलाकर एकीकरण करना है। तो क्या हुआ, 13 जो देसी रियासत थी ये तो चली गई कहाँ पर, पाकिस्तान में, पाकिस्तान बन गया। 552 जो देसी रियासत थी, तो इन 552 देसी रियासत मतलब जो राजा वगैरह थे वो राज कर रहे थे अपने क्षेत्र पर, लेकिन अंग्रेज़ जब शासन किए हुए थे तो अंग्रेज़ों के कहने पर काम करते थे पूरा, मतलब अंग्रेज़ों के अंडर में जो है वो शासन करते थे। तो 552 जो देसी रियासत थी उनको मिलाकर नए भारत का निर्माण करना था। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दी गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन को। वीपी मेनन कौन थे, उस समय के IAS अधिकारी थे, सचिव थे। अब क्या हुआ कि उन्होंने बाकी स्टेट से तो बात कर ली, बाकी देसी रियासतों से बात कर ली, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। लेकिन 3 जगह पर क्या हुआ, प्रॉब्लम थी। कहाँ कहाँ पर थी प्रॉब्लम, पहली जो प्रॉब्लम थी वो थी हैदराबाद में, दूसरी जूनागढ़ और तीसरी जम्मू कश्मीर में। तो हैदराबाद में इन्होंने क्या किया, ऑपरेशन पोलो चलाया। ऑपरेशन पोलो का मतलब क्या है, ये हैदराबाद में इधर पर प्रॉब्लम थी तो इन्होंने क्या किया, ऑपरेशन पोलो चलाया। ऑपरेशन पोलो में क्या किया, इनने पुलिस को भेजा और गन पॉइंट पर हैदराबाद को भारत में मिला लिया। और दूसरा जो विरोध उठ रहा था वो कहाँ पर उठा था, वो उठा था जूनागढ़ में। अब जूनागढ़ कहाँ पर, जूनागढ़ यहाँ पर था, ये गुजरात का निचला हिस्सा। तो इधर पर विरोध उठ रहा था। तो क्या विरोध उठ रहा था, इधर पर प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि इधर पर जो आबादी थी अधिकतम वो हिंदू आबादी थी, लेकिन यहाँ के जो राजा थे वो मुस्लिम थे, तो वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। तो क्या हुआ कि इन तीनों ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन और माउंटबेटन की जो टीम थी,
इन्होंने यहाँ पर जनमत संग्रह करा दिया, मतलब वोटिंग करा दी। तो पब्लिक ने यहाँ पर क्या कहा, जब वोटिंग में अधिकतर हिंदू थे तो वो भारत में मिलना चाहते थे, तो वोटिंग से जनमत संग्रह से निकल कर आया कि ये भारत में मिलना चाहते हैं, तो इनको जनमत संग्रह से भारत में मिला लिया। तीसरा जो विरोध उठ रहा था वो कहाँ, जम्मू कश्मीर में। यहाँ उल्टा था, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा था कि जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पे राजा थे वो राजा थे हरीश हैं, और जो यहाँ की जनसंख्या थी वो मुस्लिम आबादी बहुल थी, मतलब मुस्लिम आबादी अधिक थी इधर पर, तो ये पाकिस्तान में जाना चाहते थे। तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर जो राजा थे वो थे राजा हरीश हैं। तो जब नए भारत का निर्माण हो रहा था तो अंग्रेज़ों ने तो सभी को छूट दी हुई थी कि जो अपना स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर ने फैसला किया राजा हरी सिंह ने कि जम्मू कश्मीर स्वतंत्र राज्य बनेगा, मतलब ये भारत से अलग रहेगा, इसका खुद का झंडा होगा, खुद का संविधान होगा, स्वतंत्र राज्य रहेगा, स्वतंत्र देश रहेगा। पर क्या हुआ, भारत ने तो कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बनाना आपको बना लीजिए, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, यहाँ से हमला कर दिया। अब पाकिस्तान ने यहाँ से हमला किया तो राजा हरी सिंह के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, ये भारत के पास आए मदद के लिए। तो मदद के लिए क्या हुआ कि इनने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा ठीक है मदद करेंगे आपको, लेकिन जब करेंगे जब आपको भारत में मिलना होगा। तो इनने क्या किया, विलय पत्र पर दस्तखत किया। विलय पत्र मतलब कि भारत में हम विलय करना चाहते हैं, तो विलय पत्र पर दस्तखत किया। भारत ने फिर अपनी आर्मी भेजी, भारत के ब्रिगेडियर थे उस समय उस्मानी, और ये बहुत बहादुरी से लड़े थे, इनको नौसेना का शेर भी कहा जाता है। तो बहुत ही बहादुरी से लड़े और जीते भी, और इनको खदेड़ दिया, पाकिस्तानियों को बाहर खदेड़ दिया। कुछ यहाँ पर जो है वो रुक गए थे पाकिस्तानी, इसलिए ये पीओके कहलाता है, आज भी ये विवादित है, और इस पर चर्चा हम बाद में किसी अलग वीडियो में करेंगे। अब क्या हुआ, यहाँ इस विभाजन तक तो ठीक था, परंतु दिक्कत वहाँ बनी जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ और 1951 में भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार से बना। इन्होंने क्या किया, 4 भागों में बांट दिया, A, B, C और D। इन भागों में क्या था, इनका मुख्य क्या था, ब्रिटिश शासित राज्य जो हैं वो कुल 9 थे। अब ब्रिटिश शासित राज्य क्या थे, ब्रिटिश शासित राज्य मतलब कि जहाँ पर ब्रिटिश शासन कर रहा था तो वो अलग बना दिए, उनको पार्ट A में रखा गया। पार्ट B में देसी रियासत रखी गई जो कि 9 थी कुल। अब देसी रियासत कौन सी थी, जहाँ पर देसी राजा जो हैं राज कर रहे थे, जिनका राज शासन चल रहा था। कमिश्नरी क्षेत्र जो कि 10 थे। कमिश्नरी क्षेत्र क्या थे, जैसे अहमदाबाद, तो अंग्रेज जो है मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में बस शासन कर रहे थे, उसके आसपास के एरिया में उनका शासन नहीं चल रहा था। तो ये इन ऐसे क्षेत्रों को कमिश्नरी क्षेत्र पार्ट C में रखा गया और कमिश्नरी क्षेत्र नाम दिया गया। चौथा जो था वो था केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश में केवल एक ही था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश वो होते हैं जो राष्ट्रीय महत्व का जो एरिया होता है उसको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। ये राष्ट्रीय महत्व का कैसे है, ये ऐसा राष्ट्रीय महत्व का है कि अगर इधर पर ये स्वतंत्र राज्य बना देंगे, मतलब स्वतंत्र नहीं राज्य भी बना देंगे भारत का, तो कोई भी इधर हमला कर देगा और जब तक भारत को पता चलेगा तब तक ये उससे विलय कर लेंगे इधर के मुख्यमंत्री से और ये अपने कब्जे में ले लेंगे। इसलिए केंद्र ने इसको अपने पास रखा और अभी भी रखे हुए हैं। तो अभी वर्तमान में जो है वो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, मतलब 9 ऐसे बहुमूल्य क्षेत्र हैं जो भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो उसको अपने क्षेत्र में लिए रहता है और उसी को नाम दिया जाता है केंद्र शासित प्रदेश। तो इसके बाद बात करते हैं अभी क्या हुआ कि ये जो विभाजन था, ये विभाजन पूर्णतः और अंशतः बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि ये देखिए आप, भारत कुछ इस प्रकार था, क्या ऐसे भारत का विकास हो सकता था, नहीं हो सकता था। तो अब क्या हुआ कि सभी को लगा कि भारत का जो है पुनर्गठन होना चाहिए, मतलब राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। तो सबसे पहले इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जो जज थे S.K. धार, तो S.K. धार आयोग बनाया गया, S.K. धार की अध्यक्षता में। तो S.K. धार जो आयोग था, इनको कहा गया कि आप एक S.K. धार आयोग और एक JVP समिति, 2 समितियां बनाई गई। तो S.K. धार आयोग और JVP समिति में कौन थे, J से जवाहरलाल, V से वल्लभ भाई पटेल और P से पट्टाभी सीतारमैया, मतलब ये तीनों की एक समिति थी। तो ये दोनों समितियों से कहा गया कि आप जो है अध्ययन कीजिए और बताइए कि
क्या राज्यों का जो है पुनर्गठन वो भाषाई आधार पर हो सकता है? मतलब यहाँ अगर इतने में गुजराती बोल रहे हैं तो इसको हम गुजरात बोल दें, यहाँ मराठी बोल रहे हैं तो इसको हम महाराष्ट्र बोल दें, क्या ऐसा सही होगा? तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसमें कहा गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही नहीं है और ये मतलब ऐसा करना उचित नहीं है। तो अब क्या होता है कि समितियों के आधार पर जो है सरकार फैसला करती है, तो सरकार ने फैसला किया कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन इधर पर जो ये जो एरिया था, इतना एरिया था पहले, तो इधर पर क्या हुआ, मद्रास में विरोध उठ रहा था। विरोध कहाँ उठ रहा था? इधर आंध्र प्रदेश अलग बनने की मांग हो रही थी। तो आंध्र प्रदेश अलग बनाने के लिए मांग में 1952 में पेट्टी श्री रामलू नामक व्यक्ति जो है ये अनशन पर बैठे हुए थे कि नहीं, हम लोग जो है जो तमिल बोलते हैं उनको नीचे मद्रास में रहने दीजिए और हमारा जो है जो आंध्र प्रदेश अलग से बनाना है हम लोगों को, जहाँ पर जहाँ तेलुगु बोली जाती है। तो जहाँ तेलुगु बोली जाती है वहाँ मांग उठ रही थी आंध्र प्रदेश बनाने की, और जहाँ तमिल बोली जाती है वहाँ अलग स्टेट होना चाहिए। तो ये एक विरोध हो रहा था और विरोध में पट्टी श्री रामलू नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी 56 दिन के अनशन के बाद। ये अनशन पर बैठे थे, 56 दिन इन्होंने अनशन किया और दिसंबर 1952 को इनकी मौत हो गई। अब जब क्या होता है कि कोई भी अगर प्रोटेस्ट चल रहा होता है और प्रोटेस्ट में अगर किसी की मौत हो जाती है तो फिर उधर पर हिंसा भी चालू हो जाती है और विरोध उठने लगता है। तो इधर क्या हुआ, विरोध होने लगा। अब जब विरोध होने लगा तो सरकार को कुछ फैसला लेना पड़ा कि ऐसा तो कर नहीं सकते हैं, मतलब तो सरकार को क्या हुआ, मजबूरी में इधर पर आंध्र प्रदेश को अलग करना पड़ा। अब जब आंध्र प्रदेश को अलग करना पड़ा तो और जगह से भी विरोध उठने लगे कि जब आप एक राज्य को भाषा के आधार पर आपने बना दिया है तो हमें भी इधर पर भी सौराष्ट्र में भी मांग उठी कि इधर पर जो है हम अलग बनाएंगे और इधर पर ये जो महाराष्ट्र जो है वो अलग बनेगा। तो यहाँ भी मांग उठी। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश पहला भाषाई आधार पर राज्य बना था। गुजरात और महाराष्ट्र से भी विवाद उठे थे। अब इस विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे उस समय पर? सैयद फजल अली। तो सैयद फजल अली की अध्यक्षता में एक अलग से कमेटी बनाई गई, एक आयोग बनाया गया 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ। तो फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे, सैयद फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। तो इन तीनों ने क्या किया, 53 में गठन हुआ और 56 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर तो किया जा सकता है, परंतु क्या होगा कि एक राज्य एक भाषा अनिवार्य नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुजरात में वही लोग रहेंगे जिनको गुजराती आती है, तो ये तो गलत होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, इधर से भी व्यक्ति जा सकते हैं, इधर से भी व्यक्ति जा सकते हैं, कहीं का भी व्यक्ति कहीं भी रह सकता है, भाषा का बंधन नहीं होगा। तो अब सिफारिशों के आधार पर तो पुनर्गठन होता नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे होता है, संसद कर सकती है। तो संसद ने क्या हुआ, इस समिति की सिफारिशों को मानने के लिए एक संशोधन लाया, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 फजल अली की आयोग की सिफारिशों को मानने के लिए किया गया। तो इससे क्या हुआ, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब क्या हुआ था, पंजाब को लेकर समस्या चल रही थी, क्योंकि पंजाब जो है पहले कुछ ये एरिया पंजाब में था, इसको पेप्सू बोलते थे। तो पंजाब को लेकर के समस्या चल रही थी। तो इस समस्या का समाधान क्या हुआ, देखते हैं। तो इस समस्या के लिए पंजाब का विभाजन किया गया। अब पंजाब का विभाजन के लिए एक कमेटी बनाई गई। 1966 में शाह आयोग के आधार पर विभाजन हुआ। तो 1966 में शाह आयोग बनाया गया। शाह आयोग ने क्या कहा, शाह आयोग ने कहा कि जो हिमालय वाला क्षेत्र है पंजाब का, इसको हम हिमाचल बना देते हैं, जहाँ हिंदी बोली जाती है उसको हम हरियाणा बना देंगे, और जहाँ पंजाबी बोली जाती है उसको पंजाब बना देंगे, और एक छोटा सा एरिया जो है वो हम इधर पर रखते हैं कॉमन एरिया। ये कॉमन एरिया क्या करेगा, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी रहेगा और केंद्र शासित प्रदेश रहेगा। तो ये ऐसा फैसला हुआ शाह आयोग के आधार पर और विभाजन हुआ पंजाब का। अब बात करते हैं वर्तमान की। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य
और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखिए, क्या अभी कुछ समय पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो मोदी जी ने जब धारा 370 हटाई और जम्मू कश्मीर का विभाजन किया, तब क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो अब देखिए, राज्य कम हो गया जम्मू कश्मीर, तो राज्य कुल कितने बचे, 28। अब लेकिन दो केंद्र शासित प्रदेश जब जुड़ेंगे तो 7 और 2 कितने होना चाहिए, 9 केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए, परंतु 8 क्यों है। क्या हुआ कि जब ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश जोड़े गए तो यहाँ दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश को एक बना दिया गया है। तो इधर से एक कम हो गया, मतलब अभी वर्तमान में कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये 2 का 1 बना दिया और ये 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐड कर दिए गए केंद्र शासित प्रदेश में। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज लगातार देखते रहिए। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सीरीज को क्रम से देखिए, ज़्यादा अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।